हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग प्रमुख रूप से भूगोल यानी कि ज्योग्राफी विषय का इम्पोर्टेंट 10 जो है प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा बच्चों। और जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है यानी कि जिस प्रश्न को आप नहीं जानते लिखने के लिए, उसको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर वैसे भी प्रश्न को लिया गया है जो आपको पूछा हुआ है ऑलरेडी। जैसे चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, 2 बार पूछा हुआ है, 2015 2018 में। 3-4 साल से नहीं आया है, हो सकता है ये प्रश्न आपको आ जाए दोबारा। फिर उसी प्रकार से बच्चों और भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को जो प्रश्न नहीं आएगा उस प्रश्न को नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिर्फ छाट करके मैंने आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट बनाया हूँ। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के कारकों को लिखें। यानी कि मिट्टी का जो निर्माण होता है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारणों के द्वारा, किन किन प्रोसेस, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, तब जाकर के मृदा का निर्माण होता है। तो उन सबको लिखने के लिए बोलता है, उन फैक्टर्स को लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर में बच्चों, मृदा निर्माण के कारक निम्नलिखित है। हमेशा ऐसे ही लिखना है बच्चों। जब भी आपको पूछेगा कि इसमें अंतर लिखें या कारक लिखें या फिर विशेषताएं लिखें, तो पहला लाइन आप लोग का ऐसा ही होना चाहिए कि इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है, इसके कारक निम्नलिखित है, इसके जो है प्रमुख रूप से दोष या फिर इसके कारण निम्नलिखित है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। उसके बाद एक एक करके आप लोग को सारे कारक को लिख देना है। पहला कारक है उच्चावच या धराकीर्ति, यानी कि भूप्रपट्टी की उच्चावच, ऊंच नीच, यानी कि प्रमुख रूप से पहाड़, पठार, मैदानी क्षेत्र, इस प्रकार से। तो ये क्या करती है बच्चों, ये भी प्रमुख रूप से मृदा निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, दूसरा है आपका मूल शैल या चट्टान। यानी कि सबसे पहले क्या होता है बच्चों, एक बड़ा सा मूल शैल रहता है, चट्टान, वही टूटता फूटता है और उसी के टूटने फूटने से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये चट्टान टूटता है और टूट करके ही उससे मिट्टी की निर्माण होती है। फिर उसके बाद तीसरा है आपका कारक जलवायु यानी कि क्लाइमेट। जलवायु भी काफी मैटर करता है। यदि कहीं पर बारिश ज्यादा होगी बच्चों, तो वहां पर कैसी मिट्टी पाएगी, दलदली मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी, या फिर वहां पर जो है काफी उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी। और जहां पर बारिश नहीं होगी अच्छी, तो वहां पर क्या होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाएगा। जैसे आपका राजस्थान में बारिश नहीं होती सही से, तो वहां पर कैसा है, थार थार मरुस्थल है ना। तो यहाँ पर आपका जलवायु भी क्या करती है, मृदा निर्माण का प्रमुख रूप से एक कारक है। उसके बाद अगला है वनस्पति। वनस्पति भी यहाँ पर प्रमुख रूप से होगा। क्यों? क्योंकि वनस्पति क्या करती है बच्चों, मृदा अपरदन को रोकती है, तो मृदा का निर्माण में यह भी सहायक हो गया। उसके बाद प्रमुख रूप से वनस्पति के ज्यादा होने से क्या होती है, वर्षा होती है। ज्यादा से ज्यादा वर्षा होगी, ज्यादा से ज्यादा वर्षा होगी तो बच्चों क्या होगा, वहां पर जो है हरी घास यानी कि फॉरेस्ट, जंगलों का निर्माण होगा। तो वहां पर इसका भी जो है प्रमुख रूप से भूमिका बढ़ जाती है। उसके बाद है जैव पदार्थ, यानी कि जो भी जैव पदार्थ है, जीवित पदार्थ है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे मरते हैं तो मर करके सर पच करके क्या होता है बच्चों, मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में मिलने से क्या होती है, तो ये बन जाता है, मिट्टी में मिल करके वहां पर मृदा का निर्माण कर देता है। और उसके बाद लास्ट है समय, यानी कि जो है टाइम। ये भी प्रमुख रूप से बड़ा फैक्टर है, बड़ा कारक है बच्चों। क्योंकि कोई चीज भी निर्माण होता है तो उसमें समय लगता है 100%, चाहे 2 साल का समय लगे या फिर करोड़ वर्ष लगे या फिर 100 वर्ष लगे। ठीक है, तो प्रमुख रूप से समय भी यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण का। तो ये सारे कारक आप लोग को लिख लेना है। यदि आप लोग को ये प्रश्न ज्यादातर आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है बच्चों, तो आप लोग कम से कम 4 से 5 के बीच आप लोग को कारक लिखना है, 4 से 5। ठीक है, 6 लिख दीजिएगा तो और भी अच्छा है, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला। और इसी प्रकार से आप लोग को नंबर वाइज लिखना है बच्चों। ठीक है, तो इससे आप लोग के नंबर यानी कि अंक कटने की जो है संभावना है बहुत घट जाएगी। और जो है जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उसको थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, तो आपको मार्क्स 100% फुल देने का वहां पर चांस बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है, या फिर चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या फिर आपको आ सकता है कि चिपको आंदोलन के बारे में लिखें। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रश्न रहेगा तो आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न 2015 और 2018 में पूछा हुआ है बच्चों। तो लगातार 4 साल तक आपकी नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि ये प्रश्न आपको दोहरा जाए। ठीक है, तो लिखेंगे चिपको आंदोलन के बारे में, वनों को काटने से बचाने के लिए टेहरी गढ़वाल। टेहरी गढ़वाल एक जिला है बच्चों, कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, टेहरी गढ़वाल ये कहाँ पर जिला है, तो उत्तराखंड का एक जिला है। वहां पर क्या हुआ था, वनों को काटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति है बच्चों, सुंदरलाल बहुगुणा, उसी के नेतृत्व में सन 1972 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था।
जिसमें प्रकृति का उपहार कौन सा है बच्चों? तो प्रकृति का उपहार है जीव जंतु, प्रकृति के उपहार है सारे पेड़ पौधे, है ना? तो ये आपका क्या हो गया? प्रकृति के उपहार। इसको सुरक्षित रखने तथा पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए लोगों ने वनों के काटने वाले ठेकेदारों का विरोध किया था। अब किस प्रकार से विरोध किया था? तो लोगों ने प्रमुख रूप से जो पेड़ पौधे थे उसके साथ जाकर के चिपक जाते थे, उसको काटने नहीं देते थे और पेड़ से जाकर के चिपक जाते थे। जो ठेकेदार थे काटने वाले, उसका विरोध करते थे बच्चों। तो इस प्रकार से उन्होंने आंदोलन चलाया था। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। बार बार आप लोग को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो आप लोग को याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। कब चलाया गया था? 1972 ईस्वी में। कहाँ चलाया गया था? तो उत्तराखंड का टेहरी गढ़वाल नामक जिले में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी प्रश्न आपका। यहाँ पर 10 प्रश्न में जो लेकर के आया हूँ, आप लोग के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देख करके बच्चों कौन सा प्रश्न आने की संभावना है उसी प्रश्न को लिया गया है। इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से अपने माइंड में ऐड कर लीजिएगा। और काफी सरल लैंग्वेज, काफी सरल भाषा है बच्चों। पॉइंट वाइज जो ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर आप लोग को पॉइंट वाइज करना है, 1 नंबर 2 नंबर करके दीजिएगा ना, तो इस प्रकार से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालने बोल रहा है कि मैग्नीज का क्या क्या उपयोग करते हैं आप लाइफ में। लिखेंगे मैग्नीज एक महत्वपूर्ण खनिज है, इसका उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग है लोहे के साथ मिलाकर इस्पात बनाने में, यानी कि जो इस्पात का निर्माण होता है बच्चों, तो इस्पात के निर्माण में क्या होता है? लोहे के साथ मिलाया जाता है। इस्पात जो निर्माण किया जाता है ये प्रमुख रूप से लोहा और किसका मिश्रण होता है बच्चों? मैग्नीज का मिश्रण होता है। तो मैग्नीज का एक उपयोगिता हो गया इस्पात बनाने में। दूसरा इसका उपयोग है मिश्र धातु बनाने में, यानी कि मिश्र धातु किसको बोलते हैं? तो धातु धातु का मिश्रण या फिर एक धातु एक अधातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो यहाँ पर आपका मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा कि मिश्र धातु बनाने में कौन से धातु का प्रयोग प्रमुख रूप से कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है, तो मैग्नीज। ठीक है। अगला है आपका इसका उपयोगिता बैटरियों के निर्माण में, यानी कि बैटरियों का जो निर्माण किया जाता है बच्चों, तो वहां पर भी प्रमुख रूप से जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और अगली उपयोगिता है चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, यानी कि चमड़ा और माचिस का जो फैक्ट्री होता है बच्चों, वहां भी जो है प्रमुख रूप से मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे उपयोगिता हो गए, आप लोग को नोट पॉइंट के रूप में लिख लेना है सारा चीज। अगला है आपका प्रश्न, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपका हरित क्रांति। बार बार आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2011 में पूछा हुआ है, फिर 16 में पूछा हुआ है, फिर 21 में पूछा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर अंतर देखेगा तो 11 और 5 16, 11 और 5 16 और 16 और 5 21, यानी कि 5 साल के अंतराल में पूछा जा रहा है। तो हो सकता है कि ये प्रश्न आपको नहीं आए, किंतु यहाँ पर चांस बन सकता है बच्चों। ठीक है। तो आप लोग को याद रखने में कोई दो राय नहीं है, 2 लाइन का आंसर है, आप लोग को याद रखना है। तो अगर पूछ ले हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ किसको बोलते हैं बच्चों? खाद्य पदार्थ यानी कि खाने पीने वाले जो भी पदार्थ हैं, जैसे फसल कोई भी गेहूं चना मटर या फिर धान चावल, ये सब खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि में जिस नई तकनीक, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ आदि का प्रयोग तथा सिंचाई व्यवस्था को शामिल करके उत्पादन में बढ़ाई गई, उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। यानी कि क्या हुआ बच्चों, प्रमुख रूप से 1960 से 70 के दशक में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पंजाब हरियाणा और उत्तर उत्तर पश्चिमी ये क्या बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, तो आधुनिक तकनीक यानी कि आधुनिक किस्म के औजारों का प्रयोग किया गया, उन्नत किस्म के हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद कीटनाशक दवाइयां आदि का प्रयोग करके और एक सुगम और सुव्यवस्थित सिंचाई व्यवस्था, इसका प्रयोग करके अच्छी तरह से क्या हुआ, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में काफी वृद्धि की गई और इसी वृद्धि को नाम दिया गया हरित क्रांति। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे किससे है, तो आप लोग को मानना है बच्चों फसल उत्पादन से, यानी कि गेहूं के उत्पादन से। ठीक है। अगला है आपका निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, जब किसी उद्योग का संचालन एवं प्रबंधन किसी निजी व्यक्ति या सहकारी समितियों के हाथ में होती है, तो ये व्यवस्था निजीकरण कहलाती है। यानी कि मान लीजिए बच्चों कोई भी चीज, अब यहाँ पर उद्योग के स्थान पर, उद्योग का मतलब खाली सिर्फ फैक्ट्री नहीं हुआ, उद्योग का अर्थ हो गया मतलब कोई भी स्कूल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी हवाई अड्डा हो, कोई भी मतलब कि प्रमुख रूप से कुछ भी आप फैक्ट्री मानिए, कंपनी मानिए, दुकान हो, तो ये सारे चीजों का जब क्या किया जाता है बच्चों, प्रमुख रूप से इसका प्रबंधन और इसका नियंत्रण किसके हाथ में चला जाता है? एक निजी व्यक्ति, एक प्राइवेट आदमी के हाथ में चला जाता है या फिर किसी सहकारी समितियों के हाथ में चला जाता है, तब इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं निजीकरण, है ना।
चलिए अगला है आपका प्रश्न, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों, वायु परिवहन यानी कि हवाई जहाज के द्वारा जो यात्रा होती है, इसमें क्या क्या इसकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं, इसको लिखने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पर पहला विशेषता है, यह यातायात का सबसे तीव्रगामी साधन है। ये कैसा संसाधन है बच्चों? साधन है तीव्रगामी, यातायात का साधन है तीव्रगामी, यानी कि बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा देता है। अभी आप भारत में है, अगले 10 घंटे के अंदर आप सीधा सीधा अमेरिका में पहुंच सकते हैं, अगले 5 से 6 घंटे के अंदर कतर और सऊदी अरब पहुंच सकते हैं, अगले 2-4 घंटे के अंदर ही आपको कहीं पर भी पहुंचा देगा बच्चों। इतना तीव्रगामी साधन संसाधन हो गया यातायात का, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला इसका विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता है, ये सबसे महंगा साधन है। यातायात का क्या है बच्चों? बहुत ही महंगा साधन है। बाकी जैसे अगर ट्रेन से अगर आप सफर करते हैं, अगर पटना से अगर आप कहाँ जाते हैं, पटना से सीधा अगर चले आते हैं आप मुंबई, तो यहाँ पर अगर ट्रेन से जाएंगे तो कितना लगेगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप इसी को आप जहाज से जाते हैं, वायुयान से जाते हैं, तो आपको कितना लगेगा बच्चों? कम से कम 4 से 5000 रुपया लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या हो गया? थोड़ा सा महंगा हो गया, और सबके लिए ये क्या हो गया? ये सबको सब सारे जितने भी आदमी हैं, आम आदमी इसको क्या कर सकते हैं? एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगला इसका विशेषता है प्रमुख रूप से, ये उच्चावच के प्रभाव से मुक्त है। यानी कि जो वायुयान वायु परिवहन होता है बच्चों, ये उच्चावच उच्चावच मतलब कि बच्चों ऊंच नीच, यानी कि ये प्रमुख रूप से जो वायु परिवहन होती है या हवाई जहाज जो होती है, ये किस में उड़ता है? तो हवा में उड़ता है बच्चों, है ना, आसमान में। तो प्रमुख रूप से इसमें क्या है कि किसी भी ऊंच नीच यानी कि पर्वत पठार या किसी भी क्षेत्र से गुजरना नहीं पड़ता है, नदी नाले से, है ना, सीधा सीधा। तो ये प्रमुख रूप से उच्चावचों के प्रभाव से सीधा सीधा मुक्त रहता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा विशेषता हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिहार बोर्ड से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए बिहार बोर्ड का प्रमुख रूप से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। तो 100% है, बिहार से आप लोग को 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको 100% रहने वाला ज्योग्राफी से, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यही प्रश्न आपको हूबहू आ जाए, बिहार में जूट जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे। तो क्या लिखेंगे? जूट उद्योग केवल बिहार का नहीं बल्कि भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। वर्तमान समय में बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक वाला राज्य है। तो पहला नंबर में कौन आता है? पहला नंबर में जो आपका जूट उत्पादक वाला राज्य है बच्चों, वो है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल। आपको पूछा जाता है कि बिहार जूट उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान दूसरा है। पहला स्थान किसका है? तो पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बन सकता है, तो आपको यहाँ से हल हो जाएगा आसानी से। उसके बाद आगे लिखेंगे, बिहार के जूट के 3 कारखाने। बिहार में कितने हैं बच्चों? जूट के प्रमुख रूप से 3 यानी कि कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं। एक है आपका पूर्णिया में, एक है आपका कटिहार में, और एक आपका दरभंगा में है, ठीक है। चलिए, दरभंगा जिले में है। आगे है आपका आपदा से आप क्या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए आप लोग, 2012 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। आगे आपको नहीं आया है, 20 में भी नहीं आया, 21 में भी नहीं आया, 22 में भी नहीं आया, तो 100% हो सकता है कि ये प्रश्न आपको दोबारा आ जाए बच्चों, ठीक है। तो आपदा से आप क्या समझते हैं, डिजास्टर से आप क्या समझते हैं, इसको लिखने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे, जब प्राकृतिक व्यवस्था में कई कारणों से अचानक व्यवधान व्यवधान यानी कि रुकावट व्यवधान यानी रुकावट उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मानव जीवन में तबाही आ जाती है। ऐसे व्यवधान, ऐसी रुकावट को ही आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, जैसे सुनामी, जैसे भूकंप आदि, ठीक है। तो प्रमुख रूप से क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक व्यवस्था अभी सीधा एकदम शांत, बैलेंस, संतुलित चल रहा है। अब इसमें कोई अन्य कारण आ गया, उस कारण की वजह से क्या हो गया? अचानक ये इस व्यवस्था का पूरा व्यवस्था में एक बाधा उत्पन्न हो गया, रुकावट उत्पन्न हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया कि बड़ी मात्रा में जान माल की क्षति पहुंच गई, और प्रमुख रूप से सारा जो संसाधन था या फिर परिवहन था, यातायात के साधन थे, इसमें प्रमुख रूप से क्या हो गई? रुकावट उत्पन्न हो गया, बाधा उत्पन्न हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी रुकावट को बोलते हैं आपदा, ठीक है। जैसे बाढ़ का आना, सुनामी का आना, भूकंप का आना। तो बाढ़ आता है तो क्या होता है बच्चों? काफी लोग प्रभावित होते हैं बाढ़ से, फसलें नष्ट हो जाती है, मवेशियां, जानवर आदि का क्या हो जाता है बच्चों? बहुत सारे मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है ना, तो बड़ी मात्रा में जान माल की क्षति पहुंचती है। अगला प्रश्न है, सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, यदि चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त यार को चैनल शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, और जो है कहीं पर भी आप लोग को किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। सुखाड़ क्या है बच्चों? एक आपदा है, ये एक प्रकार की आपदा है, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो सुखाड़ के बारे में लिखेंगे, यदि किसी क्षेत्र में होने वाली औसत वर्षा की मात्रा 25% से अधिक कम आ जाए,
तो उसे सुखाड़ कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी एक स्थान है बच्चों, और वहाँ पर क्या हो जाए, वर्षा की मात्रा जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए, तब उस स्थिति को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रमुख रूप से सुखाड़ बोलेंगे। ठीक है, सुखाड़ यानी कि बारिश नहीं होती है, धान की फसलें नष्ट हो जाती है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं कि बारिश नहीं हो पा रही है सही से, इसलिए सुखाड़ आ गया है ना। तो यहाँ पर हो गया सुखाड़। अगला लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, भूकंप क्या है। सबसे पहले पूछ रहा है भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 3 उपायों के लिखें। देखिए ये प्रश्न कितना बार पूछा हुआ है बच्चों, 2011, 2014, 2017, 2019, यानी कि लगभग हर 2-3 साल पर ये प्रश्न पूछा हुआ है। 19 के बाद नहीं आया है, तो 100% ये प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूकंप क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं। भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्सर्जित ऊर्जा तरंग के कारण जब स्थल का कोई भाग कंपन करने लगता है, यानी कांपने लगता है, तो इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप किसको कहते हैं बच्चों, पृथ्वी के अंदर आंतरिक सतह पर जो है प्रमुख रूप से क्या है बच्चों, ऊर्जा तरंगे रहती है। अब उसमें क्या हो जाए, अगर हलचल आ जाए और उसके कारण पृथ्वी का स्थल का कोई भी भाग कंपन करने लगे, कांपने लगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं भूकंप। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसके भूकंप से कैसे बचा जा सकता है, इसके 3 उपाय लिखना है। तो लिखेंगे भूकंप से बचाव के किन्हीं 3 उपाय निम्नलिखित है। हमेशा इस प्रकार से आप लोग को आंसर करना है। 1 नंबर में लिखेंगे भूकंप रोधी मकानों का निर्माण, यानी कि पहला क्या करना है, भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना है, आयताकार मकानों का निर्माण करना है। मकानों का जो फाउंडेशन होता है उसको मजबूत बनाना है, उसका नींव जो होता है, बुनियाद जो होता है, उसको अच्छा से मजबूत बनाना है। उसके बाद मकान छोटा एवं आयताकार हो, मकान का जो आकार हो बच्चों वो कैसा हो, छोटा हो, और उसमें बीम की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, थोड़ा सा मजबूती बनाए, और प्रमुख रूप से आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, सामुदायिक शिक्षा एवं संचार साधनों से लोगों को जागरूक बनाना, यानी कि मान लीजिए आपदा आने की कोई संभावना हो, तो प्रमुख रूप से नेट के जरिए, पेपर के जरिए, समाचार पत्रों के द्वारा, या फिर अन्य जो है संसाधनों के द्वारा क्या हो, उस लोगों तक जागरूक पहुंचाया जाए, यानी कि जागरूकता अभियान चलाया जाए प्रमुख रूप से। ठीक है, तो यहाँ से इससे भी बचाया जा सकता है। तो ये भी आपका उपाय हो गया बचने का, यानी कि किससे, भूकंप से। तो ये आपके 10 काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके भूगोल विषय का। आई थिंक आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा बच्चों ये सब प्रश्न। तो अगर आप लोग को कहीं पर किसी प्रकार की डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।